श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद 1 अप्रैल को इमरजेंसी लागू कर दी गई। श्रीलंका में खाने पीने से लेकर लंबे पावर कट और ईंधन की कमी के चलते बढ़ते प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लागू किया है। श्रीलंका में हालात इन दिनों बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि आर्थिक संकट वहां के लोगों के लिए बड़ा जंजाल बन चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर जनता का गुस्सा देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक चीजों की सप्लाई को जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया। इस हिंसा के बीच पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई हिंसाग्रस्त इलाकों में शुक्रवार को कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी के चलते भारत की तरफ से 40,000 टन डीजल की खेप श्रीलंका को भेजी गई है। भारत ने डीजल की ये खेप क्रेडिट लाइन के तहत दी है। बता दें कि श्रीलंका की जनता को लगता है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, इसलिए कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनी सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट उनकी देन नहीं है। आर्थिक संकट काफी हद तक महामारी से प्रेरित थी, जिससे श्रीलंका का टूरिज्म भी चौपट हो गया। कोलंबो में 13 घंटे पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने तक की चीजें नहीं है, यानी कि खाने पीने के सामान की भी भारी कमी हो गई है। वहीं खाने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन जैसी आवश्यक चीजों की भी कमी देखी गई है। रसोई गैस की कमी हो गई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा है कि सरकार के कुप्रबंध के कारण विदेशी मुद्रा संकट और गंभीर हो गया है। उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 अलग तेवर में नजर आ रही है। सीएम पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा में अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर लखनऊ और प्रयागराज में भी कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इससे पहले प्रशासन ने चंदौली, सहारनपुर में कार्रवाई की थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 बीघे में फैली अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। पीडीए ने धूमनगंज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मौजा बजहा में कार्रवाई की है। खेलगांव स्कूल के सामने करीब 150 बीघे में 450 अवैध प्लाटिंग के प्राधिकरण को सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलरों ने पीडीए से बिना लेआउट पास कराए ही प्लाटिंग कर दी थी। पीडीए अब अवैध प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर मार्केट बनाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने इस मामले से जुड़े 32 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 134 और 135 में डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया है। ओएसडी प्रसून द्विवेदी की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक डूब एरिया में ये सभी फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। डूब एरिया में कोई भी निर्माण गैर कानूनी है, लेकिन भूमाफिया अवैध प्लाटिंग के जरिए फार्म हाउस का जमीन बेच देते और यहाँ लोग फार्म हाउस बना लेते हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई। पूर्वी यूपी के चंदौली में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर जमीन को खाली करा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक अभी जमीन पर पंचायत भवन और समाज कल्याण के लिए भवन निर्माण किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने फरवरी में ही निर्माण कार्य को रोकने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी निर्माण का काम जारी है। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव चालकपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहे। गैंगस्टर एक्ट में आपको मालूम है कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति जो है माफियाओं की कुर्क की गई थी, उसको जब्त किया गया था। इसी तरह आगे भी माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हम करते रहेंगे। ये निर्देश भी है मुख्यमंत्री जी का, किसी भी गलत व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो और कोई कमज़ोर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। माफिया के विरुद्ध ही जो है बुलडोज़र की कार्रवाई जो तथाकथित रूप से कहा जाता है
वो सुनिश्चित की जाए। मतलब साफ है 2017 से 2022 के कार्यकाल में योगी सरकार ने माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा कसा था और ताबड़तोड़ बुलडोजर चला था। अब योगी 2.0 में भी ये सिलसिला बरकरार है। योगी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी तरह से अपराधियों को पनाह देने के मूड में नहीं है। कोरोना को लेकर सावधान रहें। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जरूरी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें, क्योंकि देश में कोरोना का प्रभाव भले ही कम हो गया है, लेकिन इसका खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस बीच एक और ऐसी खबर आई है जो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। इस खबर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर बल पड़ गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि एक नया XE वेरिएंट BA.2 से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। WHO की ये वो रिपोर्ट है जिसके जारी होने के बाद सब सन्न रह गए हैं। दुनिया कोरोना महामारी की अब तक 3 घातक वेव झेल चुकी है, जिसमें दुनिया भर के अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो कई लाख लोगों की इस बीमारी के चलते मौत तक हो चुकी है। ऐसे में XE वेरिएंट को लेकर WHO की ओर से जो बात कही गई है वो बेहद परेशान करने वाली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वेरिएंट 10 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। आपको बता दें कि XE वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन के ही 2 लीनेज BA.1 और BA.2 की कंबाइन स्ट्रेन है। इसे लेकर WHO का कहना है कि इसके संक्रमण और व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव या किसी तरह का भिन्न व्यवहार नहीं देखा जाता तो इसे ओमिक्रॉन के ही दूसरे वेरिएंट के तौर पर माना जाएगा। इसे लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है। उसका मानना है कि इस नए वेरिएंट की संक्रमण क्षमता 10 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ऐसे में ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि यहां WHO ने यह भी कहा कि इसकी इस अनुमानित संक्रमण क्षमता का सटीकता से अंदाजा लगाने के लिए इसके आंकड़ों की स्टडी की जाएगी। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि अब तक BA.2 सब वेरिएंट ही दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। ऐसे में XE वेरिएंट ने चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस नए XE वेरिएंट का पहला मामला 19 जनवरी को ब्रिटेन में सामने आया था। तब से अब तक इतनी कम अवधि में ही इससे जुड़े 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये बात इस वजह से भी चिंता बढ़ाने वाली है कि जो लोग इससे संक्रमित पाए गए थे उन्हें गहन चिकित्सा के दायरे में रखा गया था। इसके बावजूद इससे जुड़े मामलों में तेजी से बढ़त दर्ज की गई है। भारत में हालांकि कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं और आंकड़ों में भारी गिरावट भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जारी हैं। ऐसे में नागरिकों को अपने स्तर पर सतर्क रहना होगा और सामान्य स्थितियों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि आप अपने साथ साथ अपनों की भी सुरक्षा का ध्यान रख पाएं। भारत में दम तोड़ रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 1260 नए कोरोना के केस दर्ज। वर्तमान में 98.75% संक्रमण से रिकवरी दर। देश में कोरोना वायरस अपना कहर बरपाने के बाद अब दम तोड़ता दिख रहा है। कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि देश में एक ही दिन में लाखों मामले सामने आ रहे थे। कोरोना से मौत का जो मंजर सामने आया था उससे सभी दहशत में थे, लेकिन अब हालात काफी सुधर चुके हैं। रोजाना कई दिनों से मामले काफी कम दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े पेश करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। तो चलिए आज के कोरोना अपडेट पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 अप्रैल यानी कि आज 1260 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और
83 लोगों की एक दिन में कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1404 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। भारत में 1260 नए कोरोना केस सामने आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमणों की कुल संख्या 4,30,27,035 हो गई है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सक्रिय मामले घटकर 13,445 हो गए हैं, जिसमें कुल संक्रमण का 0.03% शामिल था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,92,326 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि रिकवरी दर वर्तमान में 98.75% है। दैनिक सकारात्मकता दर 0.22% थी। वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 5,21,264 है। वैक्सीनेशन के तहत कल 18,38,552 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन की 184,52,44,856 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया, जिसके बाद कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था और भारत के लोगों ने सरकार के इस वैक्सीनेशन अभियान में पूरा साथ भी दिया। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी भक्ति में भक्तगण उपवास रखते हैं। पहले दिन दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में जगह जगह पर माता रानी के मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भी माता के श्रद्धालुओं की लाइन बढ़ती जा रही है। सुबह से ही पूजा के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह की आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों का आना सुबह से ही जारी है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए झंडेवालन मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है। बता दें कि ये मंदिर करोल बाग में स्थित है। ये मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन करने जरूर आते हैं। झंडेवालन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े रविंद्र गोयल ने कहा कि वो सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और सभी को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। आपको बता दें, मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 2,500 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है और मंदिर परिसर में करीब 160 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं वाराणसी के भी दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। माता रानी की पूजा में समस्त श्रद्धालु सुबह से ही जुटे हुए हैं। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस बार चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हुई है, जिसका समापन 11 अप्रैल को होगा। पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना के साथ होता है। इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल राम नवमी मनाई जाती है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते नवरात्रि में मंदिरों में सीमित संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोरोना के मामलों में कमी के चलते नवरात्रि पर दुर्गा मंदिरों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।